So, hello everybody. Today we are going to discuss one of the most important topics, that is menstrual cycle. In this lecture, we will discuss this topic only. पहले तो मैंने सोचा कि आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाए, लेकिन क्योंकि ये जो टॉपिक है आर्तव चक्र नाम का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सर कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप ये भयानक सा डायग्राम देखोगे ना एनसीईआरटी में, यहाँ पे गर्भाशय में क्या चल रहा है, अंडाशय में क्या चल रहा है, अलग अलग घटनाएं चल रही होती है, अलग अलग जगह अलग अलग हार्मोन वर्क कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को हार्मोन के बारे में बहुत कम पता रहता है, तो ये टॉपिक इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे इस लेक्चर को प्यार से सुने, धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार तुम समझ जाओगे तो फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखो एनसीईआरटी हमसे कहना क्या चाहिए, तो इन फर्स्ट पैराग्राफ इन द वेरी फर्स्ट लाइन, मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी समान जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। ये देख रहे हो, ये टर्म जो है माहवारी, माह मतलब होता है महीना, महीने से संबंधित कुछ है, इतना तो हमें समझ आ रहा है। सर ये मासिक धर्म, ये भी महीने से कुछ संबंधित है। अच्छा सर ये क्यों है? क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एक फीमेल में, ठीक है, फीमेल में ये 28 से 29 दिन में 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग पीरियड होता है, उसी को कहते हैं मासिक धर्म। इसको मासिक धर्म इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अब तुम देखो ना, उस टाइम एक फीमेल कितना ज़्यादा कष्ट सहती है, और ये इसका जो मेन काम है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है एक फीमेल की लाइफ में, उसका काम क्या है भाई? इट मेक्स ए फीमेल रिप्रोडक्टिव फिट। मतलब तुम ये देखो, जब से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे मेनार्क बोला जाता है, रजोदर्शन, और जब ये बंद हो जाता है मेनोपॉज बोला जाता है, रजोनिवृत्ति। इस पूरे टाइम को ये स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा प्यूबर्टी लगभग 14 वर्ष के आयु में, ये बंद हो जाता है लगभग 50 वर्ष के आयु तक। ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में, इस बीच में एक मादा, ठीक है, अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकती है ना, इसीलिए इस एज को रिप्रोडक्टिव एज बोला जाता है। इतना समझ में आ रहा है? तो देखो एनसीईआरटी हमसे और क्या कहना चाह रही है। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन मेनार्क कहते हैं। बिल्कुल अभी हम लोग डिस्कस किए, 14 to 16 ईयर के आसपास ये स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। इसी को क्या कहेंगे? रजोदर्शन। ठीक है, सीधे आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। फिर कहते हैं स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 या 29 दिनों की अवधि में दोहराया जाता है, इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब ये 28 से 29 दिन में ना ये रिपीट होते रहता है, इसीलिए हमेशा ये मासिक धर्म, माहवारी, क्योंकि एक महीना लगभग 29 या 30 दिनों का होता है, और ये रिपीट कितने दिनों में हो रहा है? अब साइकिल क्यों कह रहे हैं? ये देखो, यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, ऐसे 28-29 दिन में फिर से एक साइकिल रिपीट होते रहता है, इसीलिए इसे मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब आगे एनसीईआरटी हमें क्या समझाना चाह रही है इन वेरी नेक्स्ट लाइन, प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। अब देखो इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लो 28 दिन को काउंट करके चल रहे हैं, ऑन द 14th डे, ठीक है, ऑन 14th डे क्या होता है, ये एक जो रहता है बाहर आ जाता है, ठीक है, और डीपली जाओगे तो ये सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये ओवम में कन्वर्ट होता है, वो जो मियोसिस 2 रहता है वो कंप्लीट होता है। क्या वो हमारे एग्जाम में पूछेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता होना चाहिए ऑन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो मासिक धर्म चल रहा है उसके मध्य में, देखो एनसीईआरटी क्लियरली लिख रही है, प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, एक ओवम रिलीज होती है। क्योंकि ओवम का संख्या लिमिटेड है, 60 to 80,000 पर ओवरी, कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही था,
ये जब खत्म हो जाता है तब मेनोपॉज आता है। समझ में आया? आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाएं को चित्र 2.9 में दर्शाया गया है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है, या रक्तस्राव 3 से 5 दिन तक जारी रहता है। ये सबको पता रहता है, ये 3 से 5 दिन का टाइम रहता है ना। उस टाइम एक फीमेल में जो कि प्यूबर्टी एज से आगे है और मेनोपॉज से पहले है, ये जो 3 से 5 दिन का टाइम रहता है, इस टाइम ये ब्लीडिंग रहता है, ब्लीडिंग पीरियड इसे बोलते हैं। अभी एग्जैक्टली इसको कौन सा टर्म देंगे आपको यहाँ देख लोगे, ठीक है। तो इस टाइम में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसीलिए मूड अलग अलग स्विंग होते रहता है लड़कियों का। तो वो सारी चीज़ें अभी जानेंगे। अब तुम देखो, गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत एवं उसकी रक्त वाहिनी के नष्ट होना है। अब क्या रहता है ना, अगर तुम पुराने लेक्चर अच्छे से पढ़े होगे तो ये देखो मैंने बताया था, ये यूटेरस होता है, ठीक है। ये यूटेरस, ये फेलोपियन ट्यूब, यहाँ ओवरी, यहाँ से एक रिलीज हुआ, ठीक है। यहाँ एक लेयर रहता है, इसका 3 लेयर रहता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली जो लेयर रहती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो एंडोमेट्रियम है यही डीजेनरेट होता है। अब डीजेनरेट क्यों होगा सर? तो अब ये बना कब, वो सारी पढ़ेंगे ना, साइकिल हम लोग स्टार्ट किए डीजेनरेट होने से, फिर पढ़ेंगे ये बनता कैसे है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इतना तो पता चल गया, ये जो ब्लड रहता है, ये जो टूटती है टिश्यू, ये जो डीजेनरेट होता है क्या, ओवम, अगर फर्टिलाइजेशन, अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम ही झड़ता है, ठीक है। 3 से 5 दिन के अंदर ये डीजेनरेट होते हुए योनि मतलब वेजाइना से बाहर आ जाता है। अब तुम देखो, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है, रजोधर्म। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचन नहीं हुआ हो। अब देख, वहाँ से जो अंडाणु निकलता है ओवरी से हर एक महीना, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर उसका मेल मिलाप किससे नहीं हो पाता है, एक स्पर्म से नहीं हो पाता है, उसके बाद पता चलता है भाई अब तो इसको डीजेनरेट करना है। तो ये जब डीजेनरेट होता है, इसी टाइम को ब्लीडिंग फेज है, 3 से 5 दिन का टाइम होता है। उसी टाइम में वो रक्त मतलब खून के फॉर्म में, उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसके फॉर्म में बाहर निकल आता है। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। जी हाँ, अगर मान लो किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया है तो हम लोग डिसाइड मतलब एक तरह से सोच सकते हैं शी इज़ प्रेग्नेंट, बिकॉज अगर ये क्या कहते हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ड्यू टू, अब तुम देखोगे ना, ये एस्ट्रोजन मैंने यहाँ लिख रखा है, ये जो ई मतलब है एस्ट्रोजन, पी मतलब प्रोजेस्टेरॉन की कमी आती है, उसके कारण ही होता है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बच्चा इम्प्लांट होने के लिए एंडोमेट्रियम झड़ता नहीं है। जब एंडोमेट्रियम झड़ता नहीं है तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी, तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि भाई ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखो, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है ना। अब सर ये क्या है, अब मैं आपको पहले ये बता दूं ये अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊंगा। ये हलवा है, बहुत इजी टॉपिक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया मेंस्ट्रुअल फेज, आर्तव प्रावस्था, ये जो 3 से 5 दिन का टाइम रहता है, ठीक है, जिस टाइम ब्लीडिंग होती है, इसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। इस टाइम क्या रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो कमी आ जाती है। मैं तो बोलूँगा आप इसे याद ही रखो, क्योंकि वेरी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें इसका बढ़ के यूज है, ठीक है। तो इसीलिए इसे याद करना है। क्यों होता है, एस्ट्रोजन की कमी के कारण, प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण। दूसरा आता है फॉलिकुलर फेज। अब मैंने मतलब अगर आपको याद हो तो बताया था, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, फॉलिकल वगैरह बनता है, ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ मैंने बताया था। ये जो अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी के मेडुला पार्ट में ऐसे 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 कुछ ना कुछ बनते रहता है, यहीं से अंडाणु निकलता है। देख रहे हो, ये अंडाणु ही निकल रहा है। तो वो कैसे निकलता है, बेसिकली यहाँ क्या रहता है ना, फॉलिकल डेवलप होते रहता है। क्यों डेवलप होते रहता है,
क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। दो हार्मोन FSH LH रिलीज करता है। ये जो FSH है, देखो ये देखो पीयूषी हार्मोन स्तर, ये जो FSH है ये देखो धीरे धीरे बढ़ना, पहले बढ़ा हुआ रहता है, उसके बाद फिर घटता है। तो ये जो थोड़ा सा बढ़ा ना, ये FSH जब थोड़ा सा बढ़ा तो ये क्या करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। हमारे काम का नहीं है, उतना पूछेगा नहीं आपसे बोर्ड में, बट पता होनी चाहिए। ये FSH बढ़ने के कारण ये क्या करता है, इसके ऊपर फॉलिकुलर बनाना स्टार्ट कर देता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल वगैरह बनता है। तो ये फॉलिकल डेवलप होते रहता है, ठीक है। अब जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है ऑन द 14th डे, ये LH का जो लेयर है अचानक बढ़ जाता है, LH की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, LH के बढ़ने से ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और इससे सेकेंडरी oocyte यानी अंडाणु ओवम बाहर आ जाती है। अब बाहर आ गई, ये जो बचा हुआ पार्ट है फॉलिकल का, ग्राफियन फॉलिकल का, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। ये सब कहाँ हो रहा है सर, समझ नहीं आया, फिर से बताओ। ये ओवरी में, मतलब ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर इसके कॉर्टेक्स पार्ट पे फॉलिकल बहुत सारे रहते हैं, उसके अंदर ही अंडाणु रहता है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो, ये एंटीरियर हमारे दिमाग से, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है, ये पीयूषी है ना, पीयूषी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है। दो हार्मोन FSH LH, जो कि मेल में भी रिलीज हो रहा था, है ना, बट फंक्शन दोनों में अलग अलग होता है। FSH एक्ट करता है, फिर इसको क्या करता है, डेवलप करने लगता है। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ आगे भी टेक्स्ट में दिया हुआ है, थीका इंटरनल लेयर, ठीक है, थीका एक्सटर्नल लेयर बनता है, ठीक है। उस थीका इंटरना से एस्ट्रोजन में बढ़ोतरी हो जाती है, एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है। ये हेल्प किस में करेगा, वो अभी देखते हैं हम लोग। फिर ये देख रहे हो, एस्ट्रोजन की जो लेवल बढ़ा है ड्यू टू, क्योंकि ये डेवलप होने लगा, थीका इंटरना बढ़ा, ये बढ़ने लगा। फिर यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल, जब ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है पुटक, इससे ऑन द 14th डे ये जो LH में सड़ जाता है, LH अचानक बढ़ता है। LH के अचानक बढ़ने से ये FSH बढ़ता है, FSH LH को बढ़ा देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जब बढ़ता है, ये इसको क्या करता है, रप्चर कर देता है, टूट जाता है, और यहाँ से रिलीज होता है एग। फिर वही आता है, यही यहाँ पे क्या कहते हैं, एम्पुला में आता है, और वहाँ वेट करता है किसका, स्पर्म का। भाई आ जाओ, अगर स्पर्म आ गया वेल एंड गुड, फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाएगा, नहीं हुआ तो बेचारा डीजनरेट कर जाता है। वही 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग होती है, वेरी सिंपल। अब देखो, ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है, ये देखो, ये जो गर्भाशय अगर मैं बनाऊँ, ये गर्भाशय है, उसका लेयर तुमको समझाने की कोशिश कर रहा है। ब्लीडिंग हुआ 3 से 5 दिन तक, मान लो ये दिन है, 5 दिन तक ब्लीडिंग हुआ, ये लेयर घट गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे, वहाँ तो वो बढ़ते जा रहा है, क्या फॉलिकल, कहाँ पे, यहाँ पे, इसी का एक्सटेंशन है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे जो लेयर है, ये लेयर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अंडर ये 23वां या 25 दिन के आसपास ये मैक्सिमम लेयर बन जाता है। अगर मान लो यहाँ पे निषेचन हो गया तो लेयर बना रहेगा, और यहीं आके धंस जाता है, और यहीं पे बच्चा क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, 9 महीना यहीं पे पलता है। लेकिन अगर नहीं हुआ यहाँ पे एम्पुला में फर्टिलाइजेशन, तो यही डीजनरेट हो जाता है। ये जो डीजनरेट होता है, यही ब्लड के रूप में बाहर आती है। ये वेसल देख रहे हो तुम, ब्लड वेसल, ये भी टूट जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो टेक्स्ट हमसे क्या समझाना चाह रही है। ये फॉलिकुलर फेज FSH बढ़ता है ना, FSH देखो थोड़ा सा मात्रा तुम देखोगे बढ़े हुए, है ना, नॉर्मल होगा, नॉर्मल से यहाँ पे बढ़ रहा है, देख रहे हो, ये जो बढ़ रहा है, ये साइकिल पूरा कंप्लीट है। यहाँ बढ़ा, FSH के बढ़ने से फॉलिकल क्या क्या हुआ, डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब तुम देखो, FSH बढ़ा, ये LH को बढ़ा देता है, ओव्यूलेशन हो जाता है ऑन द 14th डे, ठीक है। और इसीलिए अगर मान लो किसी को एक बच्चा कंसीव करना है ना, तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं, दे
डू क्वाइटस ड्यूरिंग 14th डे, मतलब 14 से 2 दिन पहले 2 दिन बाद, क्योंकि ये डे एग्जैक्टली फिक्स नहीं रहता है, ये 28 दिन का है कि 29 दिन का है। तो बेसिकली ये जो क्या कहते हैं, किसी को बच्चा कंसीव करना है तो वो कब ट्राई करता है, 14th डे के आसपास, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम ओव्यूलेशन होता है, इसी टाइम ओवम बाहर आता है। समझ में आया? अब देखो एनसीईआरटी हमें क्या समझाना चाह रही है। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है। गर्भाशय समझ में आया, मतलब ओवरी, ये वाला पार्ट जो अभी मैं समझा रहा था। प्राथमिक पुटक, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें वृद्धि होती है, एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है, मैच्योर, है ना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो साथ साथ गर्भाशय के प्रोलिफेरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा कर लेता है। ये तो बढ़ ही रहा है, और यहाँ पे ये तुम देख रहे हो, ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है, कहाँ पे, गर्भाशय, इधर, ये जो गर्भाशय है जहाँ बच्चादानी होता है, तो ये एक लेयर तैयार कर लेता है। टेक्स्ट हमसे यही समझाना चाह रही है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन, LH एवं FSH, है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन क्यों कह रहे हैं, गोनेड जो होता है मेल में टेस्टिस को बोलते हैं। तो LH एवं FSH का स्रवन धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवन को उद्दीपित करता है। ये जो मैं बताया ना, जो ये लेयर जो बनते रहता है, थीका इंटरना जो लेयर बनता है, वो एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है। देख रहे हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, यही फीडबैक देता है किसको, LH को बढ़ने के लिए। LH एवं FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवन जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। LH सर्ज कब होता है, ऑन द 14th डे, 14वें दिन, ठीक है, देखो 14वें दिन। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन होता है। 14 ओव्यूलेशन कब होता है, ऑन द 14th डे। क्यों, LH के बढ़ जाने से। LH जो सर्ज करता है, मतलब बढ़ता है, उसे क्या कहेंगे, LH का सर्ज होना, LH सर्ज। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, मतलब ये जो, ये देखो सेक्रेटरी फेज इसको क्यों बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लो ये ओव्यूलेशन तो हो गया, ओवम तो बाहर आ गया, फिर जो कॉर्पस लूटियम रहता है एक हार्मोन रिलीज करता है, इसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है, अब एस्ट्रोजन तो ऑलरेडी रिलीज कर रहा था, दोनों का ब्लड में लेवल हाई है। जैसे ही अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल कम होता है, फिर वही ब्लीडिंग वाला टाइम आ जाता है। अब कहाँ थे, गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो कॉर्पस लूटियम का सिक्रीशन है ना, जो एंडोमेट्रियम का लेवल बढ़ रहा था, ये गर्भाशय में जो लेवल बढ़ रहा था, अभी डायग्राम में मैंने दिखाया था, इसको बनाए रखने के लिए कौन मेंटेन है, तो कॉर्पस लूटियम जरूरी है, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, सर्गवत्ता, गर्भाशय मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, इसलिए इस रजोधर्म नहीं होता है। जो सारी घटनाएं हैं, रजोधर्म क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होता है, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाता है। आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, कोई लेडीज़ ना जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, अब मान लो उसका कोई मैच है, ठीक है,
या उसके घर कोई फंक्शन है, उसे उस टाइम उसका कौन सा पीरियड का टाइम आ गया, उसे पीरियड डिले करना है, तो वो एक टैबलेट लेती हैं। उस टैबलेट का कंपोजिशन भी वही होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही रहता है उस टैबलेट में। ये पर्टिकुलर हम लोग पढ़ेंगे। और वो जो टैबलेट खाती हैं तो लेवल तो बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति मेनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन के लिए रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। वही चीज़ है, समान मतलब क्या कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव एज मैंने जो बताया था ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पुनः इस लेक्चर को देखें। अगर इन केस फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी, कहाँ दिक्कतें आ रही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।